Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope so you all are fine. Today topic of our discussion is from first year biology chapter number 2. Chapter name is biological molecules and topic name is DNA. Topic located on textbook at page number 31 to 32. DNA वो जेनेटिक मटेरियल है जो पेरेंट्स अपने ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू एग और स्पर्म। डीएनए वो मॉलिक्यूल है जिसमें जानदार की सारी खसूसियात पैक्ड होती हैं और वो सारी खसूसियात एक छोटे से सेल के ज़रिए नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। अगर डीएनए के अंदर कोई भी फॉल्ट आ जाता है तो सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और इस फॉल्ट को रिमूव करना वो भी बहुत स्लो होता है या फिर इम्पॉसिबल होता है। तो डीएनए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और अगर किसी भी जानदार में डीएनए मौजूद ना हो तो वो लिविंग कंसिडर नहीं होता। हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ डीएनए, हाउ वी कैन डिफाइन द डीएनए एंड व्हाट इज इट्स कंपोजिशन। डीएनए इज़ अ हेरिडिटी मटेरियल। जो डीएनए है दैट स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक जेनेटिक मटेरियल है जिसे हम कहते हैं विरासती मादा है और ये कंट्रोल करता है हमारी बॉडी की, हमारी का मतलब किसी भी जानदार की बॉडी की तमाम प्रॉपर्टीज़ को, तमाम एक्टिविटीज़ को, तमाम करैक्टर्स को, जो उसमें खसूसियात आती हैं। सपोज स्किन कलर है, स्किन जो है वो बॉडी साइज़ है, बॉडी शेप है और एक्टिविटीज़ हैं, सारी की सारी चीज़ें वो डीएनए के अंडर कंट्रोल होती हैं। What kind of nucleotides are present in DNA? There are major 4 kinds of nucleotides. आपको पता है DNA, RNA दोनों की कंपोजिशन न्यूक्लियोटाइड्स पर होती है बिकॉज बोथ आर न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड का यूनिट न्यूक्लियोटाइड है। तो डीएनए का यूनिट भी ऑब्वियस बात है कि न्यूक्लियोटाइड ही होगा। और इसमें कौन से न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं तो यहाँ पर 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स मैंशनड है। एक है डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट एंड डीऑक्सी ग्वानिसिन मोनोफॉस्फेट। बार किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स बार बार एक दूसरे से डीएनए का होकर लॉन्ग स्ट्रैंड्स बनाते हैं। उनके अंदर कौन सा लिंकेज मौजूद है वो हम देखते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जो कि एक लॉन्ग चेन बनाता है, डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में कनेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ एस्टर बॉन्ड। अगर 2 न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ एस्टर बॉन्ड तो वो डाई न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा स्ट्रक्चर। और अगर 3 न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड देन वो ट्राई न्यूक्लियोटाइड्स कहलाएंगे। इसी तरह से एग्जाम्पल में हमारे पास नैड मौजूद है जिसे हम कहते हैं निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। डाइन्यूक्लियोटाइड इंडिकेट कर रहा है कि ये एक डाइन्यूक्लियोटाइड है, इसमें 2 न्यूक्लियोटाइड्स इंक्लूड होते हैं एंड इट्स अ इम्पॉर्टेंट कोएंजाइम इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑफ द सेल। जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं उसमें ये कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करता है और ये मिसाल किस चीज़ की है, डाइन्यूक्लियोटाइड की। तो स्टूडेंट्स इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो कि न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट्स मौजूद हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट शुगर। ये तीनों मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर डाई जो है न्यूक्लियोटाइड, फिर ट्राई न्यूक्लियोटाइड, फिर पॉली न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पर आप देखें तो आपको 3 न्यूक्लियोटाइड्स नज़र आ रहे हैं और ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ एस्टर बॉन्ड। ये जो आपको ब्लू कलर का सर्कल नज़र आ रहा है दैट इज़ एस्टर बॉन्ड जिसे हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इस डायग्राम में आपको क्लियर पिक्चर नज़र आ रही है न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स की, आरएनए के भी और डीएनए के भी। न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस, वाइल इन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट होता है। सिर्फ और सिर्फ पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स। अब 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स मौजूद हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, आरएनए की भी इंक्लूड है और डीएनए की भी मैंशनड है। बात करते हैं व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ डीएनए। तो डीएनए की हिस्ट्री में हमारे पास 3 साइंटिस्ट का वर्क नज़र आता है हमें। एरविन चार्गिव, वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं बट जो आपकी बुक में मैंशनड है वो 3 साइंटिस्ट हैं, एरविन चार्गिव, रोजलिन फ्रैंकलिन एंड वाटसन एंड क्रिक।
सबसे पहले हम देखते हैं कि एरविन चारगिफ इसके क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे अबाउट डीएनए। इन 1951 में ही प्रोवाइडेड द डेटा अबाउट रेशियोज ऑफ अ डिफरेंट बेस प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। अब आपको ये जो साइंटिस्ट है ये इन्फॉर्मेशन देता है या डेटा प्रोवाइड करता है कि जो बेसिस होती हैं उनकी क्या रेशियो होती है विद इन द डिफरेंट स्ट्रैंड्स 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, उसमें नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। अब उन्हीं बेसिस की क्या रेशियो होती है ये किसने बताया था? एरविन चारगिफ ने। इन 1947 अमेरिकन साइंटिस्ट नेम्ड Erwin Chargaff discovered that the amount of guanine and cytosine bases are equal in any sample of DNA। आपको पता है गुआनिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, एडेनिन एंड थायमिन में डबल बॉन्ड होता है। तो ये साइंटिस्ट कहता है कि एडेनिन की अमाउंट थायमिन के इक्वल होती है, साइटोसिन की अमाउंट गुआनिन के इक्वल होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो बैलेंस के साथ शो किया हुआ है कि एडेनिन इज़ इक्वल टू thymine and amount of guanine is always equal to the amount of cytosine. This is the rule of Erwin Chargaff। नेक्स्ट 2 साइंटिस्ट जो आपकी बुक में मैंशनड है दैट इज़ एम विल्किंस एंड रोजलिन फ्रैंकलिन। रोजलिन फ्रैंकलिन एक फ़ीमेल साइंटिस्ट है एंड एम विल्किन एक मेल साइंटिस्ट है। इन दोनों साइंटिस्ट ने एक्स-रे डिफ्रैक्शन मॉडल ऑफ डीएनए प्रपोज किया था। अब ये मॉडल हमें क्या बताता है वो देखते हैं। एम विल्किन एंड रोजलिन फ्रैंकलिन प्रोवाइडेड द एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी, मतलब उन्होंने एक्स-रे डिफ्रैक्शन मॉडल दिया था, एक ऐसा मॉडल जिसमें थोड़ा बहुत डीएनए का स्ट्रक्चर हमें समझ आता है। इससे पहले किसी ने उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं किया था। इन्होंने कहा कि डीएनए हेलिकल है शेप में, मतलब बलदार होता है, एंड द विड्थ ऑफ हेलिक्स वाज डिस्कवर्ड एज 2 नैनोमीटर। उन्होंने जो विड्थ उसकी डिस्कवर की कि वो कितना मोटा होता है डीएनए, तो वो था 2 नैनोमीटर। उन्होंने कहा रोजलिन फ्रैंकलिन एंड एम विल्किन ने कि डीएनए डबल हेलिकल है शेप में और उसका जो विड्थ है उसकी वो है 2 नैनोमीटर। उसके बाद जाके 2 और साइंटिस्ट थे वाटसन एंड क्रिक, जिसे हम जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक कहते हैं। उन्होंने इसको डबल हेलिकल कहा और बाद में उसके बाकी जो मेजर पॉइंट्स थे उनको एक्सप्लेन किया, वो भी हम डिस्कस करते हैं। वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। ये 2 साइंटिस्ट जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने एक साथ वर्क किया था और इनके वर्क के मुताबिक जो डीएनए है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन सी चीज़ों पर मुश्तमिल है और उसका साइज़ क्या है, उसकी लेंथ कैसी है, ये सारा कुछ इन्होंने एक्सप्लेन किया था। They build a scale model of DNA. It suggests that DNA is made of 2 polynucleotide chains or strands। ये मॉडल हमें बताता है कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं और वो पोलीन्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल है, मतलब उसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। 2 strands are coiled around each other and form a double helical structure। अब ये दोनों जो स्ट्रैंड्स होते हैं, जैसे कि 2 धागे एक दूसरे के गिर्द आप लपेटते हैं, वैसे ही डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स एक दूसरे के गिर्द क्वाइल्ड होते हैं और इसको आप कहते हो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इस मॉडल के पॉइंट्स में सबसे पहले मौजूद है क्वाइलिंग। इफ़ 2 स्ट्रैंड्स इन अपोजिट जो डायरेक्शन में होते हैं दे क्वाइल्ड एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अब वो क्वाइल्ड होते हैं एंटी पैरेलल, ऐसा नहीं होता कि एक ही जो तरफ है वो क्वाइल्ड हो रहे हो, एंटी पैरेलल एक दूसरे के गिर्द क्या हो रहे होते हैं, वो क्वाइल्ड हो रहे होते हैं। अब इनमें बॉन्ड्स कौन सा मौजूद है, इनके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं और बेसिस में एडेनिन और थायमिन के दरमियान डबल बॉन्ड, गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ डीएनए अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। जो डायमीटर है वो होता है 35 एंगस्ट्रॉम अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, और एक हेलिक्स में एक बल के अंदर 10 नाइट्रोजनस बेसिस के पेयर हमें मिलते हैं और एक एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 100 मिलियंथ ऑफ अ सेंटीमीटर। अब इसकी विड्थ क्या है, जब हम विड्थ की बात करते हैं तो 20 एंगस्ट्रॉम इसकी विड्थ है। वहाँ पर जो रोजलिन फ्रैंकलिन है उस मॉडल में नैनोमीटर में हमें नज़र आया था उसका जो डायमीटर है एंड विड्थ है। अब यहाँ पर हमें नज़र आता है एंगस्ट्रॉम यूनिट में। एंगस्ट्रॉम भी एक यूनिट है। तो फर्दर है अमाउंट ऑफ डीएनए इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अमाउंट ऑफ डीएनए इज़ नॉट फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज़, मतलब इंसान में या कैट में, डॉग में, काऊ में, शिप्स में ये स्पेसिफिक नहीं होती।
इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करती है। अब हर स्पीशी की, सपोज ह्यूमन स्पीशी है, कैट स्पीशी है, डॉग स्पीशी है, उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स स्पेसिफिक होते हैं। इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं। इसका मतलब इस दुनिया में जितने भी इंसान मौजूद हैं तो सबके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी होगी? 46। इसी तरह से फ्रॉग है, फ्रॉग जिसे हम मेंढक कहते हैं, मेंढक इस दुनिया में जितनी भी मौजूद है उन सब के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद 26 होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? कन्फर्म्ड होती हैं। स्पीशी वाइज इनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वेरी करते हैं। अमाउंट ऑफ डीएनए इन जर्म सेल्स, जो जर्म सेल्स होते हैं एग एंड स्पर्म, वो ट्रांसफ़र होने होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। आधी इन्फॉर्मेशन मदर से आती है, आधी पेरेंट्स से। तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स भी तो हाफ़ होते हैं। सपोज़ एक मदर है और एक फादर है, उनमें से क्या आ रहे हैं? उनके गैमेट्स। तो गैमेट्स में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ़ होते हैं। हाफ़ क्रोमोसोम्स मदर के, हाफ़ क्रोमोसोम्स फादर के। अब ये दोनों जब उनके बच्चे में मिलते हैं तो वो क्रोमोसोम्स उनके नंबर पूरे हो जाते हैं। सपोज़ मदर 23 क्रोमोसोम्स दे रही है और फादर भी 23 दे रहा है थ्रू स्पर्म और मदर थ्रू एग। तो ये दोनों मिलकर जाइगोट में जो उनका बेबी है उसके जाइगोट के अंदर कितने हो जाएंगे क्रोमोसोम्स? 46 अगेन। इसका मतलब जर्म सेल्स के अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हमेशा हाफ़ होते हैं। अगर ये हाफ़ ना हो तो उसके आने वाली जनरेशन में तो वो डबल ट्रिपल हो जाए और स्पीशी चेंज हो जाती है। यहाँ पर आपको वॉटसन एंड क्रिक मॉडल का डायग्रामेटिक व्यू नज़र आ रहा है, जिसमें आप देख सकते हो कि 2 स्ट्रैंड हैं, 2 धागों की तरह से वो एक दूसरे के गिर्द लिपटे हुए हैं और वो एंटी पैरेलल एक दूसरे के गिर्द क्या हुए हुए हैं? लिपटे हुए हैं। और एक जो हेलिक्स है उसकी लेंथ यहाँ पर क्या है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। और एक हेलिक्स के अंदर 10 नाइट्रोजनस बेसिस, विड्थ कितनी है इसकी? 20 एंगस्ट्रॉम। और इसमें छोटे छोटे गड्ढे नज़र आ रहे हैं। जो बड़ा गड्ढा है उसको आप मेजर ग्रूव कहोगे, जो छोटा गड्ढा है उसको आप माइनर ग्रूव कहोगे। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट डीएनए। होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो होप सो वैसे आपको समझ आ गया होगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।